मैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह भारतीय संविधान और राजनीतिक व्यवस्था की कक्षा में एक बार आपका फिर स्वागत करता हूं। मित्रों, इससे पहले की कक्षा में हमने साधारण विधेयक पढ़ा था कि साधारण विधेयक क्या होता है, कानून क्या है, क्या किस तरह से बनता है। उससे पहले हमने संसद के बारे में, संसद की क्या प्रक्रिया है, संसद के चुनाव कैसे होंगे और संसद के काम क्या हैं, ये सब हम देख चुके थे। आज हमें देखना है धन विधेयक। धन विधेयक अनुच्छेद 110 का फर्स्ट पार्ट है। धन विधेयक कहां पेश होगा? केवल लोकसभा में पेश होता है। इससे पहले जो हमने पढ़ा था साधारण विधेयक, वे साधारण विधेयक लोकसभा और राज्यसभा, जो संसद है, संसद के दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में से किसी में भी पेश हो सकता था। परंतु धन विधेयक के संबंध में यह है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश होगा। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर सवाल आता है कि धन विधेयक कहां पेश होगा? केवल लोकसभा में पेश होता है। धन विधेयक क्या है? अनुच्छेद 110 का फर्स्ट पार्ट में दिए गए वित्त मामलों से संबंध में जो भी इसमें मामले दिए गए हैं अनुच्छेद 110 के फर्स्ट में, वे सब धन विधेयक के अंतर्गत आते हैं। कई बार सवाल आता है कि धन विधेयक या वित्त विधेयक या साधारण विधेयक, ये प्रकृति कौन तय करता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या वित्त विधेयक है? ये तय करना लोकसभा के स्पीकर का काम है कि धन विधेयक है या वित्त विधेयक है। अनुच्छेद 110 में दिए गए वित्त मामलों से संबंधित विधेयक धन विधेयक है। तो धन विधेयक का उल्लेख कहां पर है? अनुच्छेद 110। धन विधेयक के संबंध में वास्तविक शक्ति लोकसभा के पास है। जो इससे पहले विधेयक पढ़ा था साधारण विधेयक, उसमें दो शक्ति जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के पास बराबर थी कि किसी भी सदन में पेश हो सकता था, और एक सदन ने पारित कर दिया, दूसरे सदन में जाता था वो, दूसरा सदन अगर उसमें संशोधन करता है तो दोनों सदन में मतभेद अगर भी हो गया तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान भी था वहां। तो यहां धन विधेयक के संबंध में वास्तविक शक्ति लोकसभा के पास है। राज्यसभा जो दूसरा सदन है, राज्यसभा के पास केवल सलाहकारी अधिकार है। राज्यसभा अपनी कुछ सलाह दे सकती है, यानी ये पैसा इस तरह से नहीं, ऐसे खर्च करना चाहिए। तो ये हो गया सलाहकारी अधिकार। ये तो हम देख चुके हैं कि धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश होगा, और कब पेश होगा? राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से। राष्ट्रपति की सहमति भी होनी, पहले सहमति लेनी पड़ेगी। साधारण विधेयक में सहमति लेने की जरूरत नहीं थी। साधारण विधेयक लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों से पारित होने के बाद तब राष्ट्रपति के पास जाता था, और ये पहले ही राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति से साइन पहले ही होकर के आया है, तब लोकसभा में पेश हुआ है। राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से लोकसभा में पेश किया जाता है। अब लोकसभा क्या करेगी? लोकसभा जो जिस दिन पेश किया गया उस दिन जितने सदस्य उपस्थित हैं, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से विधेयक को पारित कर देती है, तो विधेयक राज्यसभा को चला जाएगा। राज्यसभा मतलब दूसरा सदन। लोकसभा ने पारित कर दिया उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से, तो कहां गया? राज्यसभा के पास चला गया। अब राज्यसभा क्या करेगी? राज्यसभा निम्नलिखित में से कोई एक निर्णय ले सकती है, मतलब उसके पास दो तीन ऑप्शन है काम करने के लिए। क्या ऑप्शन है? विधेयक को पारित कर दे, जैसा लोकसभा ने भेजा है विधेयक को उसी रूप में पारित कर दे कि तुम्हारा विधेयक बिल्कुल ठीक है, हमारी मोहर लग गई। या विधेयक पर कुछ संशोधन दे दे अपने कि ऐसे नहीं ऐसे कर लो। तीसरा है 14 दिन तक कोई कार्यवाही ना करे, कि ना तो कह रही कि ठीक है, ना बता रही कोई संशोधन करे, ना कोई गलती, ना कोई सही है, ना बस ठीक है जो हो गया। तो ये हो गया 14 दिन के बाद, 14 दिन तक कोई कार्यवाही ना करे। अब ये वाला पॉइंट, अगर राज्यसभा विधेयक को उपस्थित और मत देने वाले, उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित कर देती है, तो विधेयक राष्ट्रपति के पास चला जाएगा। राज्यसभा के पास विधेयक गया, राज्यसभा ने उसी रूप में पारित कर दिया जैसा लोकसभा ने पारित किया था, तो विधेयक चला गया राष्ट्रपति के पास। अब इसको देखना है नेक्स्ट स्लाइड में कि संशोधन के साथ पारित होगा तो क्या होगा, 14 दिन तक कार्यवाही नहीं होगी, तब क्या होगा।
आप इसको नोट कर लें अभी। आगे देखते हैं, लोकसभा ने विधेयक को पारित करके राज्यसभा के पास भेज दिया था। अब राज्यसभा क्या करेगी, उसी रूप में पारित कर दिया राज्यसभा ने, तो विधेयक चला गया राष्ट्रपति के पास। अब हो सकता है राज्यसभा विधेयक में कुछ संशोधन करे। अब संशोधन होगा तो क्या होगा, यदि राज्यसभा विधेयक को संशोधनों के साथ पारित करती है तो विधेयक लोकसभा के पास जाएगा। जहां से विधेयक आया था, लोकसभा के पास से आया था, और फिर से अगर संशोधन हुआ है तो विधेयक फिर लोकसभा के पास जाएगा, लोकसभा के पास चला जाएगा। अब लोकसभा हो सकता है संशोधनों से सहमत हो या सहमत ना हो। इस कंडीशन में क्या होगा, मान लिया जाएगा कि लोकसभा सहमत है, मतलब जैसा लोकसभा चाहेगी वैसा ही होगा, बार बार चक्कर मारने का काम खत्म हो जाएगा। लोकसभा संशोधनों से सहमत है तो भी और सहमत नहीं है तब भी मान लिया जाएगा कि विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित हो गया। मतलब लोकसभा ने विधेयक को पारित करा, विधेयक गया राज्यसभा के पास। अब राज्यसभा में संशोधन करती है या नहीं करती है उसका कोई औचित्य नहीं है, वही होना वही है जो लोकसभा चाहेगी। विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित हो गया। पहली कंडीशन थी कि विधेयक को उसी रूप में पारित कर दे, दूसरी कंडीशन थी कि संशोधनों के साथ पारित करे, और तीसरी कंडीशन है कि 14 दिन तक राज्यसभा उस विधेयक को लेकर बैठी रहे, कोई कार्यवाही ना करे, फाइल दबा करके बैठ जाए। तो 14 दिन के बाद क्या होगा, मान लिया जाएगा कि विधेयक पारित हो गया, हम तुम्हारा इंतजार नहीं करेंगे, तुम्हारे पास केवल 14 दिन का समय था। यदि राज्यसभा विधेयक को 14 दिन तक, विधेयक पर 14 दिन तक कोई कार्यवाही नहीं करती तो विधेयक उसी रूप में पारित मान लिया जाएगा जैसा लोकसभा ने पारित किया था। सवाल सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार आता है कि धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है, तो वो दिन है 14 दिन, क्योंकि कई जगह पर 6 महीने कुछ प्रक्रिया है, अलग अलग जगह पर अलग अलग, पर धन विधेयक जो रोकने की शक्ति है राज्यसभा के पास केवल 14 दिन तक ही। लोकसभा इंतजार करती है राज्यसभा का, 14 दिन में कुछ काम नहीं हुआ तो लोकसभा उसे राष्ट्रपति के पास भेज देगी, मान लिया जाएगा कि दोनों सदनों द्वारा विधेयक पारित हो गया। नेक्स्ट है असहमति वाली बात। जो हम पहला विधेयक पढ़ा था साधारण विधेयक, साधारण विधेयक में असहमति होने पर अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है, ये इससे पहले के क्लास में बता चुके हैं। परंतु यहां क्या है, असहमति होने पर संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। असहमति होने पर क्या हुआ था, लोकसभा का ही विधेयक मान लिया जाता है। वस्तुतः विधेयक लोकसभा का मान लिया जाएगा, जैसा लोकसभा ने चाहा वैसा ही हो गया, पर साधारण विधेयक में वैसा नहीं हुआ था। वह संयुक्त बैठक का अनुच्छेद 108 में प्रावधान है कि साधारण विधेयक पर अगर असहमति है तो संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुला सकता है। राष्ट्रपति ने बुलाई है, अध्यक्षता करेगा लोकसभा का स्पीकर। तो यहां हम पढ़ रहे हैं क्योंकि धन विधेयक, तो धन विधेयक में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। आगे क्या होगा, संसद ने पारित कर दिया, मतलब लोकसभा और राज्यसभा से विधेयक पारित हुआ, कैसे ही पारित हुआ, गया वो राष्ट्रपति के पास। संसद द्वारा पारित होने के बाद विधेयक राष्ट्रपति के पास जाएगा। विधेयक आया कहां से था, आया भी राष्ट्रपति के पास से ही था, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से। पहले भी बताया गया है कि धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से लोकसभा में पेश होगा। अब लोकसभा में पेश हुआ, पारित हो गया दोनों सदनों से, फिर गया राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति क्या करेगा, निम्नलिखित में से कोई एक निर्णय लेगा। दो ऑप्शन है राष्ट्रपति के पास, विधेयक को पारित कर दे, मतलब विधेयक पर सहमति दे दे, अपने साइन कर दे, या विधेयक पर कोई कार्रवाई ना करे, कहे कि बैठा फाइल को दबा करके बैठ जाए। वापस करने वाला साधारण विधेयक जब हम पढ़े थे तो राष्ट्रपति साधारण विधेयक को वापस करने की शक्ति रखता है, परंतु इसे वापस नहीं करेगा ना पुनः विचार, मतलब ये नेक्स्ट आ रहा है कि पुनः विचार के लिए वापस भेज सकता है, वो चीज यहां नहीं है। सहमति दे देगा तो विधेयक बन गया कानून, और कार्रवाई नहीं करी तब भी मान लिया जाता है कि जो विधेयक लोकसभा ने पारित किया था उसी रूप में विधेयक पारित हो गया, साइन हो गए।
तो वो है कि कार्यवाही न करे, इस न करने के संबंध में कोई स्पष्ट उल्लेख संविधान में नहीं है। तो यह कि मान लिया गया क्योंकि खर्चे होते हैं, खर्चे का को कोई रोक नहीं सकता, तो मान लिया गया कि वो विधेयक पारित हो गया। नेक्स्ट है धन विधेयक को राष्ट्रपति संसद को पुनः विचार हेतु वापस नहीं भेज सकता। ये भी बताया जा चुका है कि पहला वाला साधारण विधेयक था, उसको वापस कर दिया था, परंतु इसे पुनः विचार के लिए भेजने का कोई प्रावधान नहीं है। इसके आगे देखेंगे अभी वित्त विधेयक, तब तक आप इसको नोट कर लें। आगे देखते हैं वित्त विधेयक। अब तक हमने साधारण विधेयक और धन विधेयक, दो विधेयक पढ़ चुके हैं। अब तीसरा विधेयक आएगा वित्त विधेयक। ये दोनों विधेयकों का मिला जुला असर है इसमें। जिन्हें दोनों विधेयक नहीं आते हैं, पहले वो उन दोनों विधेयक को समझ लें, तब समझना है वित्त विधेयक। वित्त विधेयक जैसे धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश हुआ था राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, वही चीज है लोकसभा में राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से पेश होगा। जो कंडीशन धन विधेयक में थी वही कंडीशन यहां पर भी है। आगे क्या है, दोनों सदनों को समान अधिकार है। ऊपर की लाइन धन विधेयक से संबंधित है, नीचे की लाइन साधारण विधेयक से संबंधित है। वित्त विधेयक वे हैं जो अनुच्छेद 110 फर्स्ट के पार्ट में दिए गए हैं, उन्हें छोड़कर जो वित्त के मामले अनुच्छेद 110 में दिए गए हैं, उन्हें छोड़कर जो मामले वित्त के हैं वो वित्त विधेयक में आएंगे। कि कौन सा विधेयक वित्त है, कौन सा धन विधेयक है, कब धन विधेयक होगा, कब वित्त विधेयक होगा, इसका फैसला करने का अधिकार लोकसभा के स्पीकर को है। कोई ये ना समझ बैठे कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश फैसला करेगा। सुप्रीम कोर्ट का यहाँ कोई मतलब नहीं है, यहाँ है लोकसभा का स्पीकर। ना राज्यसभा का सभापति, ना सुप्रीम कोर्ट, ना हाई कोर्ट, केवल सुपर पावर है यहाँ लोकसभा का स्पीकर। नेक्स्ट आगे देखते हैं दोनों सदनों को समान अधिकार है। जब हम साधारण विधेयक पढ़ रहे थे वहां था कि साधारण विधेयक में दोनों सदनों को समान अधिकार है। धन विधेयक में केवल लोकसभा के पास पावर थी, परंतु साधारण विधेयक दोनों सदनों के पास समान अधिकार था। किसी एक सदन की नहीं चलती थी, दोनों सहमत होंगे तभी कानून पारित होगा, तभी विधेयक पारित होगा। तो वही चीज है, दोनों सदनों के पास समान अधिकार है। अगर लोकसभा सहमत है राज्यसभा से तभी बात बनेगी। शेष प्रक्रिया साधारण विधेयक जैसी है, वही कि एक सदन से लोकसभा से पारित हो गया, राज्यसभा के पास जाएगा, राज्यसभा सहमत है तो ठीक है राष्ट्रपति के पास जाएगा, सहमत नहीं है तो फिर से लोकसभा के पास आएगा, लोकसभा सहमत है तो राष्ट्रपति के पास, और नहीं है तो संयुक्त बैठक। शेष प्रक्रिया साधारण विधेयक जैसी है, दोनों सदनों में असहमति होने पर राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। जैसे साधारण विधेयक में संयुक्त बैठक हुई थी, वैसे ही संयुक्त बैठक वित्त विधेयक में भी हो जाएगी अगर दोनों सदनों में मतभेद है तो। वित्त विधेयक पूरा हो चुका है हमारा। आगे देखेंगे संसद की समितियां। आज के लिए इतना ही, और फिर आपसे एक रिक्वेस्ट, ये जो प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्र हैं वे हमारी प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट है भारतीय संविधान और राजनीतिक व्यवस्था के नाम से प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट में जाएं और हमारे सभी वीडियो देखें, आपको पसंद आएंगे ऐसा मेरा विश्वास है। तब तक के लिए धन्यवाद।